नज़दीक-गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़दीक-गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि ये प्रोग्राम बिलखुसूस अहम तरीन शख्सियात से वाबस्ता है जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में तजुर्बा रखते हैं, सलाहियतें रखते हैं और अपने इल्मी सलाहियतों से हमारे नाज़रीन को जो है वो शनासाई भी और वाक़फ़ियत देने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुख्तलिफ़ मैदानों से वाबस्ता शख्सियात से आप लोगों से जो है हमने रूबरू कराया है। इस वक्त एक अहम तरीन शख्सियत इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जनाब महमूद पराचा साहब। आप इनके सिलसिले में यूट्यूब में और सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में इनको देखते होंगे। मैं इनको मुतनाज़ शख्सियत तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता चुपते हुए सवालात को के जवाबात देने में माहिर और बाज़ तंजीमों के बाज़ काबिल एहतराम शख्सियात पर उंगली उठाने में भी माहिर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा लोगों की तनकीद की ज़द में आती हैं जिन लोगों पर ये उंगलियाँ उठाती हैं। लेकिन सीधी बात तो सीधी बात है, बेंगलुरु में आमद हुई थी तो सोचा कि हम भी क्यों ना हज़रत से कुछ चुपती हुई बातें करें। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भी इस वक्त बहुत सारी चल रही हैं, नौजवानों की रहनुमाई भी करना है। ख़ुद बासलाहियत वकील हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ़, बल्कि कांग्रेस पार्टी से वाबस्तगी भी रही है, बाद में अपने जो है मैदान को बदला या सोच को बदला। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और कुछ सही ढंग की बातें कर लेते हैं, चाहे चुपती हुई क्यों ना हो। महमूद पराचा साहब, मैं भी कुछ आप ही की तरह से सवालात करने वाला हूँ। फ़िलहाल जो है वक्फ बोर्ड के सिलसिले में सुनवाई हुई और आज ही इस सिलसिले में 20 मई को मुलतवी हुई। तो इस बारे में आपके बारे में अक्सर मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है कि फ़ैसला सही है, तरीक़ा गलत है, बस ये कहना चाहते हैं, या फिर जो है कुछ लोगों को लेकर के आपके इश्कालात हो सकते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और आप अपने अमली सतह पर या फिर जो तजुर्बे की इसमें मैदान में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा इस वक्फ एक्ट से दो तरह से ताल्लुक़ है। एक तो ऐसा माना जाता है और जाना भी जाता है कि मैंने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा कीमत की वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आज़ाद कराया। एक दूसरा, 2013 में जो ये कानून में तब्दीली आई थी, तो हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने मुझे उसी दौरान मेरी उनसे जान पहचान भी हुई थी एक सिलसिले में, और उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी थी और 2 रातों का टाइम दिया था कि आप बेहतर से बेहतर जो 1995 का वक्फ एक्ट है उसमें ऐसी कुछ तरमीमें डाल पाएँ जिससे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत हो सके। तो उन 2 रातों में जो जो मेरे जहन में चीज़ें आईं वो मैंने लिख के दी थी, और उसमें से 60% ये 2013 के एक्ट में हैं, 40% नहीं है जो इसको और मजबूत बनाती। और मजबूत बनाने का मकसद ये है कि इंसाफ और बराबरी से जो वक्फ का भारत के कानून के हिसाब से जो जगह और बुनियाद और वजूद बनता है वो उसको हासिल रहे। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो वक्फ की तरफ झुकती हुई हो या वक्फ के फेवर में झुकती हुई। तो ये सब सोच के ये कानून मैंने बनाने में मदद की थी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद भी मुश्किल केसेस में तीसरी एक वजह ये भी है कि बावजूद इसके कि मुझे छोटा मोटा एक्सपर्ट माना जाता है मुल्क का वक्फ का, मैंने आज तक एक भी केस वक्फ के ख़िलाफ़ कभी नहीं लिया। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो शायद मुझे इसका मुस्तहक बनाती हैं कि मैं वक्फ के और वक्फ के ख़िलाफ़ केस लेने में करोड़ों रुपए फ़ीस मिलती है, मैं ये भी अर्ज़ कर दूं, क्योंकि वो खरबों का मसला होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अपने आप को इस लायक मानता हूं कि मैं वक्फ की हिफाजत के लिए किस डायरेक्शन में, और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 10 साल में इन लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने डिटेल में मुताला करके हर वो मजबूत पॉइंट जो हमने 2013 में रखा था उसी के ऊपर अपने 44 और उसके बाद 48 जो नुक्ते इन्होंने एडिशन किए हैं, ये उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए ही रखे गए हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी भी सलाह इसमें थोड़ी बहुत मुफीद हो सकती है। अच्छा, तो आप सलाह दे रहे हैं क्या? उसके बाद मेरी सलाहियतों से थोड़ा इम्प्रेस होने के बाद वली रहमानी साहब ने मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर बनाया था। जी। अच्छा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस सलाहियत की वजह से मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर बनाया गया था, उन सलाहियतों का इस्तेमाल ज़रा भी नहीं किया गया। ना बाबरी मस्जिद के केस में मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड ने फ़ाइल देखने को भी नहीं दी, और ना ट्रिपल तलाक में, बल्कि जो बग़ैर फ़ाइल देखे मैंने जो सलाह दी थी उस पर अमल भी नहीं किया गया। नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। मैंने ये 2015 के जो हैदराबाद में, और नकीब मिल्लत जो हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने 15 से 20 तरह के वहाँ पे डिशेस तो बनवाई थी हर पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में। लेकिन उस जनरल बॉडी में मैंने ये बात वाज़े तौर पे की थी, मिनट्स में भी रिकॉर्डेड है, कि जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में वक्फ बोर्ड की ये बाबरी मस्जिद का केस जा रहा है, वो बेशक इसको हारने की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने एक मुतबादिल तजवीज़ भी दी थी, जिसको ना सिर्फ जनरल बॉडी में मुझे रखना पड़ा, नकार भी दिया गया, और उस पर कभी अमल भी नहीं हुआ। और नतीजा ये हुआ जो हम सब लोगों के सामने। लेकिन जिन उलमाए सू अरशद मदनी साहब की मैं तारीफ़ या बुराई जो भी करता हूँ, उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस हारने के बाद भी ये लफ्ज़ बोले कि हम तो बाबरी मस्जिद का केस जीत गए। तो थोड़ी तकलीफ़ तो किसी भी बाशऊर मुसलमान को इस बात से होगी। वो तकलीफ़ मुझे भी हुई, मुझे थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि मुझे जानकारी सारी ज़्यादा है उनके बारे में। ये तो मैं आज भी ये चाहता हूँ, देखिए, जब उलमा मुखालिफ हैं क्या? जी, उलमा मुखालिफ हैं? नहीं, मैं उलमाओं को ऐसी शख्सियत मानता हूँ, अगर उलमा हो तो उनसे सीखना चाहिए। ये दुनिया की प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और आखिरत के लिए क्या करना है उसमें भी। मतलब मैं वकालत भी कैसे करूँ, ये भी मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है ये कि मैं आलिमों से इस बारे में भी डिस्कस करके वकालत में, ये सिर्फ कोई पर्सनल लॉ के या मुसलमानों के केस नहीं, जो मैं जनरल केसेस भी करता हूँ, उसमें भी मैं आलिमों की सलाह लेके करूँ। ये मेरे तासुरात हैं किसी भी आलिम के बारे में। लेकिन उलमाए सू के बारे में जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, और जो शायद कुरान में भी हिंट है, वही आप जिन उलमा को उलमाए सू बोल रहे हैं, उनके पीछे तो लाखों का मजमा है, और सब उलमा इकराम का संजीदा तबका है। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। तो जो उनकी चीज़ें मैं बताता हूँ, उनके, देखिए, मोहन भागवत जी के पास तो उनसे भी ज़्यादा लोगों का फॉलोअर्स हैं, उनके पास भी मोहन भागवत जी के से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से किसी भी हमारे जो जिन्हें मैं उलमाए सू कहता हूँ, किसी के पास भी उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। और मोदी जी से ज़्यादा तो हरगिज़ किसी के पास भी नहीं है। तो अंधभक्त तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम, तो आप जो ये जमीयत उलमा के अराकीन हैं, कारकुनान हैं, जो उनके पीछे जा रहे हैं, लाखों का मजमा जमा करते हैं, लोगों को मुत्तहिद करते हैं, आप उनको अंधभक्त बोल रहे हैं? उनमें से बहुत सारे तो हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं। तो वही तो कह रहा हूँ। तो आप बास मखसूस लोगों की वजह से तमाम तबके को क्यों बदनाम कर रहे हैं? मेरी कोई भी एक भी जगह, एक भी लफ्ज़ अगर आप जमीयत उलमा हिंद के ख़िलाफ़ बता देंगे, या इन टॉप लीडरशिप जो हमारी सभी जमातों में, पॉलिटिकल भी, मैं पॉलिटिकल लोगों के लिए भी बोलता हूँ, मैं साथ साथ ये भी बोलता हूँ कि हमारी जो निचली सफ़े हैं उसमें एक से बढ़कर एक आलिम, उलमा और ईमान वाला, पक्के ईमान वाला मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और जो ऊपर हैं उन्हें या तो इस बात के लिए कोई फार्मूला बनाना है कि वो अपनी जो कार्रवाई उन्होंने की है, जो मैं आपको अभी बता भी सकता हूँ, अगर आप मुझसे चाहेंगे तो मैं एक एक की बात आपको गिनवा भी सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करूँगा जो मैंने इनके सबूत जो मैंने जो इकट्ठे तो नहीं किए कहूँगा, जो इन्हीं के लोगों की, इन्हीं की जो तंजीमों के लोग हैं, उन्होंने मुझे इकट्ठे करके इसलिए दिए कि मैं इनको बेनकाब करने के लिए उनका इस्तेमाल करूं। तो मैं सिर्फ इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगा तो नुकसान सिर्फ इनका नहीं होगा,
जमातों का भी नुकसान होगा। और मैं ये किसी हालत में नहीं चाहता, मैं कोई ऐसा फार्मूला चाहता हूँ जिसमें ये जमातें पाक हो जाएं इन उलेमाए सू से। मेरा ये मकसद है। अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत आसान है, अगर मैं ये लालच अपने मेरे दिल में जो है, सही या गलत ये अल्लाह ताला तय करेगा, कि जमातें बिल्कुल सेफ बन जाएं, क्योंकि उसकी मुल्क को और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को ज़रूरत है, लेकिन ये उलमाए सू उनमें से हट जाए। इसीलिए मेरा काम थोड़ा मुश्किल भी है और उसमें मैं काफ़ी सालों से नाकामी भी हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ये बेसिक जो लालच है वो छोड़ नहीं सकता। कि आप जिनको निशाना बना रहे हैं, जानते हैं आप किनको निशाना बना रहे हैं? जिनके आबाओ अजदाद ने जो है पूरे मुल्क की आज़ादी में अपना हिस्सा पेश किया, नहीं सिर्फ मदारिस का एक जाल पूरी दुनिया भारत में बिछाया है। जमीयत उलमा के मातहत में हज़ारों स्कूल्स चलते हैं, कई नौजवानों की तरबियत होती है। मुल्क की आज़ादी तो देखिए एक छोटे से टाइम का छोटा सा फेज़ है, इससे कहीं ज़्यादा बड़े काम किए हैं लोग। आज़ादी तो कुछ साल की बात है ना। एक जंग हुई 1857 में, जो असली आलिम थे वो शहादत को, और किस जालिमाना तरीके से शहादत का जाम उनको नसीब हुआ, और उन्होंने हंसते हंसते पिया भी। तो वो लोग थे। आज़ादी तो एक छोटी सी बात थी मेरे ख्याल से। उनकी जो कार्रवाइयाँ थी वो किस मकसद के लिए क्या कर रहे थे, और वो मकसद सिर्फ मुसलमानों के लिए कभी भी नहीं था। वो मकसद अल्लाह के मैसेज के लिए था, सोशल मैसेज के लिए, जिसकी, और मैं माफ़ी के साथ बोलना चाहता हूँ, आज के जो हमारे जो अच्छे आलिम भी हैं वो ज़्यादातर मज़हबी बातें बताते हैं। जो अल्लाह का असली मैसेज, सोशल मैसेज है, जो रसूल अल्लाह ने हमें सिखाया कि इंसाफ और बराबरी के लिए काम करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, उसके लिए भी हमारे आलिमों ने मज़हबी जो पेशवाई की है उससे ज़्यादा काम किए हैं। और वो उसमें फ़र्क नहीं देखते थे ये किस मज़हब का मानने वाला है। उसके बारे में तो अभी आप लोगों ने भी हमें कम बताया, उससे ज़्यादा थोड़ा थोड़ा मैं भी स्टडी करके हासिल कर चुका हूँ वो जानकारी। तो उलमाओं के बारे में तो मेरा ये ख्याल है और यही रहेगा। और कोई भी, मैं तो, और कोई भी, जितने भी बड़े से बड़े, मैं क्योंकि जो हमारी फैमिली है वो फ़ौजी बैकग्राउंड से आती है, पीछे अगर सैकड़ों साल पीछे से देखा जाए तो हर एक अच्छे जनरल के पीछे, हर एक अच्छे फ़ौजी के पीछे हाथ किसका होता था? तो मुझे तो दरअसल उस आलिम की तलाश है जो मुझे गाइड कर सके। और ये बात मैं टेलीविज़न पे बोल सकता हूँ आज के माहौल में भी, और मैं ओपनली बोलता हूँ इस बात कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एक गाइड चाहिए। इसी तलाश में तो मैं इन सब उलमा सू के साथ बहुत मेहनत से काम भी किया, एक तरह से इनकी कई सालों तक ग़ुलामी भी की और बाखुशी की। लेकिन जो अंजाम, जो सबूत मेरे सामने आए, उसकी वजह से मुझे वो कड़वे फैसले लेने पड़े, जिसके लिए जो हमारे दो जो शख्सियत रही हैं रसूलुल्लाह के टाइम से, हज़रत अली और हज़रत उमर की बात सुन के या उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के, दो ही एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा और वही दो चीज़ें बुनियाद हैं। हज़रत अली का कौल है कि आजमाए हुए को आजमाना समझदारी का काम नहीं है। और दूसरा हज़रत उमर का वो वाक़या जहाँ एक आम सहाबा ने उनसे उनकी चादर की लंबाई के बारे में भरे खुतबे में सवाल किया, और उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से जवाब नहीं दिया, सबूत भी मंगाया अपने बेटे की शक्ल में, और तब एक्सप्लेनेशन डिटेल में दी कि ये चादर की लंबाई इस वजह से हुई है इतनी। तो ये दोनों वाक़यात ऐसे हैं, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आज की, जो हमारे यहाँ जो लीडरशिप की कमी हो गई है ना, इसको दूर करने में मैं समझता हूँ पूरी तरीके से 100% एक फार्मूला है सक्सेस का। तो मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई भी शर्म और लिहाज नहीं है। अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाता उसको तस्लीम करने में और उसकी माफ़ी भी मांगने में। मेरा कोई इसमें, एक टाइम था जब मैं थोड़ा बहुत, अल्लाह ने मुझे तकब्बुर दिया था, और मैं आज भले ही मैं तकब्बुर वाला लगता हूँगा, लेकिन मैं हूँ नहीं, और उसका सबूत मैं 1 ही मिनट में या 1 ही सेकंड में देने के लिए भी कभी भी तैयार रहता हूँ। मैं माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ हर एक उस इंसान से जो मेरी गलती दिखाए मुझे, और उसके बाद अपना रास्ता भी बदलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे तलाश है एक गाइड की जो मुझे मिल नहीं रहा। आपको कभी महसूस हुआ है कि आपकी इस तरह उलमाए किराम को जो है निशाना करने की वजह से तंजीमें निशाने पर आ जाती है, उसका नुकसान उठाना पड़ता है? मैंने अपनी हर चंद कोशिश की है कि किसी भी तरीके से तंजीमों को ज़रा सा भी नुकसान ना हो, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ
ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है। अगर मैं तंजीमों के जो हेड हैं उनको बुरा कहूँगा, और इसको मैं जितनी मेहनत करके जितनी कोशिश करके सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये फिर भी पूरी तरीके से इसमें कामयाबी मिलना थोड़ा मुझे मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, तंजीमों का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर मैं बैलेंस करता हूँ दोनों नुकसानों को और दोनों फ़ायदों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई बेहतर रास्ता मेरे पास नहीं है। और ये सब मैं आखिरी रास्ते के तौर पे कर रहा हूँ, पहला रास्ता या दूसरा या 100वां रास्ता भी नहीं है। मैं हज़रत अली के मुतबादिल क्या है? मुतबादिल हज़रत उमर और हज़रत अली, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना। मतलब ये कि जिन लोगों को और सवाल, हज़रत उमर से बड़ा मेरी नज़र में आज के दौर में कोई नहीं। इसका मतलब तो यानी सवाल मैं तो होने अगर चाहिए। वाज़े तौर पर नाज़रीन को समझा पाऊँ, आपका इश्काल इस बात पर है कि वक्फ बोर्ड का जो हमने जो है इस वक्त जिसके हवाले केस वगैरह किया है जिन वकला को, वो पहले की तारीख में हार चुके हैं, दोबारा उनको क्यों दिया गया? उनका 100% हारने का रिकॉर्ड है, तो उनको दोबारा सिर्फ क्यों? उनमें से 1 या 2 को छोड़ के जो नए हैं इन केसेस में, बाकी 100% रिकॉर्ड है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। कपिल सिब्बल हमारे यहाँ से कौन से केस लड़े हैं आपके हिसाब से? जो भी लड़े हैं वो मैं बता दूंगा अभी, वो 100% हारे हैं, तो एक भी केस नहीं जीते वो। अब आप गिन लीजिए। और ये भी मैं आपको बता चलूं कि वैसे जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के केस लड़ते हैं बड़े बड़े, उसमें से उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। मतलब ये समझ लीजिए आपके 70-75 से भी ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे और ये लोग जो हैं, ख़ास तौर पे हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोगोई साहब, उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो जजों के साथ सांठ-गांठ भी करते हैं, वो टेलीविज़न पे लगा चुके हैं। मगर मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा। वो एक अच्छे वकील हैं, लेकिन हमारे केसेस अब जिस भी बुनियाद पे हों, मैं उन्हें आरएसएस का आदमी समझता हूँ। उसके सबूत भी मेरे पास हैं। G23 जो उन्होंने बनवाया वो सबसे बड़ा सबूत है, राहुल गांधी को ख़त्म करने के लिए बनाया। आरएसएस के ही इशारे पे काम करते हैं वो, बाकी कितना भी वो एक मुलम्मा बना लें अपना। लेकिन अगर हम संजय दत्त से शुरू करें, संजय दत्त का केस हारे, लालू यादव का केस हारे, बाबरी मस्जिद का केस हारे, ट्रिपल तलाक का केस हारे, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस हारे, वो भी हारे, जीते बोलते हैं लेकिन वो भी हारे। तो अब और उसके बाद उसके ऊपर तुर्रा ये है कि ये देखिए तकब्बुर की इंतहा भी क्या होती है। वो ये भी बोलने के लिए उनको गट्स हैं कि सारे केस हारने के लिए नहीं लड़े जाते, मतलब जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ केस हारने के लिए भी लड़े जाते हैं। ऐसा भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बातें बोली हैं। तो अब इनके बारे में मैं क्या बोलूं। और अब कपिल सिब्बल के बारे में आप डायरेक्टली आरएसएस एजेंट बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप पर भी। इसमें देखिए मेरी ना कोई अच्छाई है ना बुराई है। जो चीज़ मुझे अल्लाह ने इतनी छोटी उम्र से नहीं दी, मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं? वो डर नाम की चिड़िया से तारुफ अल्लाह ताला ने मेरा होने ही नहीं दिया कभी। तब भी नहीं होने दिया जब अमित शाह साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा के इस मुल्क की सबसे बड़ी रेड मेरे ऑफिस में हुई थी, 200 कमांडोज, और हम 7 लोग अंदर थे। और 2:30 बजे के बाद जब लोगों ने मुझे देखा था तो 15 घंटे से भूखे प्यासे रहने के बाद थोड़ी थकावट तो थी, लेकिन नाम मैंने तब भी अमित शाह साहब का ही लिया था कि इस केस में वो अरेस्ट होंगे। आज भी मैं उस पर कायम हूँ। तो ये इस चीज़ का तारुफ, इसका कोई मुझे क्रेडिट नहीं जाता, इस गलत फहमी में नहीं हूँ। जिस दिन अल्लाह ताला मेरे दिल में डर डालना चाहेगा तो वो भी आ जाएगा। हमारे इस्लामिक फ़ौजों के बड़े से बड़े जनरल, अगर उनकी जो हिस्ट्री देखी जाए तो वो हर जंग के बाद, हर जंग से पहले ये दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमारे दिल में डर ना डाले, और जंग जीतने के बाद भी ये कहते थे कि आज अल्लाह ताला ने मुझे जो है डर से महफूज रखा। ये आप किसी भी बड़े जनरल की जो राइटिंग्स होंगी उसमें देख सकते हैं। तो ये मुझे भी पता है, जिस दिन अल्लाह ताला ने डाला तो मैं भी चूहा बन जाऊंगा। तो जब जो चीज़ का मुझे तारुफ नहीं हुआ, तो कपिल सिब्बल तो बहुत छोटे हैं, इनसे बड़े बड़े मैं झेल चुका हूँ। मैं अहमद पटेल साहब को झेल चुका हूँ, अल्लाह ने मुझे हिफाजत में रखा। नरसिम्हा राव साहब को झेल के उनसे इस्तीफ़ा ले चुका हूँ। केसरी साहब को, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना उनका इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती लिया गया था, उसमें मैं ही शामिल था। तो इनसे बड़े बड़े लोग थे ना ये सब। तो कपिल सिब्बल साहब अभी उतने बड़े नहीं, अभी उनके बारे में तो अब उन्हीं की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स चिट्ठियां लिख रहे हैं, और मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल भी दिए। वो एक शोभा गुप्ता जी हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी, वो खुद लिख रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है, लोग इशारे में बोलते हैं, मैं थोड़ा सीधा बोल देता हूँ। अब वो अगर डिफेमेशन करेंगे तो इतना
अल्लाह ताला ने मुझे लकी बनाया नहीं है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरे ऊपर डिफेमेशन करें। मैं गुजारिश करता हूँ कर दें, लेकिन मैं ये सब बातें साबित करूँ। लेकिन आप कपिल सिब्बल पर अगर निशाना साधते हैं तो सारी तंजीमों पर निशाना साध रहे हैं जो इस वक्त उनके हवाले इस केस को किया है। बेशक मेरा असली निशाना वही है, तंजीमें नहीं, तंजीमों के जो उलमाए सू जो हैं, उलमाए सू रहनुमा जो हैं, वरना कपिल सिब्बल साहब से मेरा क्या रहनुमा अपनी तरफ से कभी फैसला नहीं लेते हैं, वो भी वहाँ भी तो मीटिंगें होती हैं अंदरूनी सतह पर, उसमें मेंबरान भी बात करते हैं, अराकीन भी बात करते हैं, सेक्रेटरीज भी बात करते हैं। आपने कोई मीटिंग देखी है? नहीं, मुझे तो मौका नहीं मिला। ईमान देखिए, यही तो उलमा सू का जो क्वालिटी है, दिखने में ईमान वाले, दिल में ईमान नहीं। मतलब दिखने में तो लगेगा मीटिंग्स हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन रूह उन मीटिंगों की क्या होती है कि फैसले थोपे जाते हैं। मुझे जब मैं मौलाना महमूद मदनी साहब के साथ था, उनके ये जो सबसे क्लोज हैं, और वो सुन रहे होंगे अभी, वकील भी हैं वो, क्या नाम है उनका, नियाज फारूकी साहब, उन्होंने मुझे सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी आंखें खोली जब मैं अंधभक्ति में था इनकी, कि प्राचा साहब आप जो इनसे बार बार ये बातें करते हो, आप इन लोगों के मुकाबले में फरिश्ता हो, ये लोगों के पास ईमान नाम की चीज़ ही नहीं है, ये सब लोगों से आप ये सब बातें करते हो तो मुझे दुख भी होता है, हंसी भी आती है। नियाज फारूकी जी ने अपने ऑफिस में बैठ के मुझसे बात कही थी, अगर उनके अंदर ईमान बाकी है तो आप कभी अकेले में ये बात पूछ लीजिएगा। नियाज फारूकी साहब अगर मुकर गए तो मुकरेंगे ही, क्योंकि देखिए अगर वो उन्हें छोड़ देंगे, उन्होंने तो मुझसे ये भी वादा किया था कि मैं छोड़ रहा हूँ फिर मैं आपके साथ वकालत करूँगा, तो वो ये बोलेंगे। अब जब उनके साथ ही हैं तो वो क्या बोलेंगे, लेकिन अगर मुकरेंगे तो मैं और सबूत दूंगा महमूद मदनी साहब के खिलाफ। आप इतने सारे इल्ज़ामात जो मुख्तलिफ उलमा इकराम पर लगा रहे हैं, कोई ज़ाती मकासद तो नहीं है आपके? नहीं, मैं देखिए किसी भी उलमा के बारे में मेरे क्या तासुरात है मैंने भी आपको बताया। तो मैं जिस दिन उन्हें उलमा, मतलब मुझे गुमान भी हो जाएगा कि ये उलमा हो सकते हैं, तो मेरी ज़बान कभी भी उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल पाएगी। अगर मुझे शक भी हो गया कि इनमें अगर कोई 0.001% भी पॉसिबिलिटी बाकी है उलमा होने की, तो मैं ये बात कभी नहीं कहूँगा। अगर आप ऐसी क्या चीज़ें मुझे क्या चीज़ पूछे, ऐसी क्या चीज़ें हैं आपके पास उनकी कि जो आप इस कदर नहीं, वो तो नहीं, पहले मैं आपके पुराने सवाल का जवाब दे दूँ। मुझे चाहिए क्या? जो भी चीज़ जो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं या एक कयास लगाना चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए होगा फलाने उलमाए सू से, तो मैं उसे अभी रिटर्न में और आपके इस पे मना करता हूँ। मैं ये पोस्ट या ये चीज़ उनसे कभी भी नहीं लूँगा, ना मैं उनसे एक भी पैसे का तालिब हूँ, ज़िंदगी भर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ना मैं किसी जमीयत का कुछ पहदेदार बनना चाहता हूँ, लीगल एडवाइज़र भी नहीं। अब मैंने आपको आज ज़बान दे दी, अब अगर कोई इनकी लीडरशिप चेंज भी हो जाएगी तो मैं इनका लीगल एडवाइज़र भी नहीं बनूंगा, एक बात। और कभी भी जमीयत से एक पैसा भी नहीं लूँगा आज के बाद, चाहे इनकी लीडरशिप सही हो जाए और वो मुझसे गुजारिश भी करेंगे नहीं आप ये ले लो, तो नहीं लूँगा। और बताइए मुझे क्या देंगे? आज से हो गई ये बात, ये रिकॉर्ड पे है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास कोई ऐसी चीज़ है, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग क्या मुझे डायरेक्टली नहीं जानते हैं? मुझे क्या नहीं अप्रोच किया होगा? तो मैंने उनसे कहा है ना, जिस दिन तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, किसी वक्त तुम्हें गुमान हो जाए, तो मेरे सामने पेश करके देख लेना, मैं 5 मिनट में या 1 सेकंड में मना कर दूँगा। जो अल्लाह ताला ने दिया है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मुझ जैसी हकीर इंसान को उसने इतनी चीज़ों से नवाजा है कि मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ यही मेरे लिए काफ़ी है। रात को मुझे नींद अच्छी आती है और आईना में देखता हूँ जब भी, तो मुझे चेहरा अपना अच्छा लगता है, ये काफ़ी है। वो तो हर बाकी क्या है, वो तो हर आदमी को अपना चेहरा अच्छा नहीं, लगता है। ये तो खैर मैं ये बात दिल और ईमान से बोल रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले आप पर इल्ज़ाम, जब भी आप जो है जमीयत उलमा के जिम्मेदारान पर इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको किसका सबूत चाहिए? आप पर ये इल्ज़ाम लगा है कि आपने कुछ ओहदों को मांगा या आपने कुछ मुतालबात उनके सामने रखे और उन्होंने पूरा नहीं किया, तो आप ज़ाती मकासद के लिए अलग हुए, उसके बाद दुश्मनी निकाल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक तो मैं उसके बारे में बोल ही चुका हूँ, और फिर वो मुझे बता दें ऐसी क्या चीज़ मैंने उनसे मांगी थी। कुछ तो मांगा होगा ना उनसे, कोई मतलब एक्स चीज़ मांगी, लेकिन एक बात आपको वो बता तो दें कुछ। मतलब इल्ज़ाम लगाना है तो कोई अच्छा इल्ज़ाम तो लगाएं कि महमूद प्राचा साहब ने ये बोला था कि महमूद मदनी साहब जो हैं अपना ओहदा मुझे दे दें या मुझे अपना मेंबर बना दें। क्या कुछ तो चीज़ मांगी होगी ना मैंने उनसे, कुछ तो एक इल्ज़ाम लगाने का भी तो कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम होता है ना। फिर आप उन पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो क्या है?
आप सुनिए, आप मैं क्यों लगा रहा हूँ और कैसे लगा रहा हूँ बताइए। मैंने बताया ना, मैं तो इनका अंधभक्त था अपने दादा मरहूम की वजह से, क्योंकि वो भी जमीयत के बहुत बड़े कारकुन थे, दिल्ली के इंचार्ज थे, मतलब बहुत बड़े ओहदे पे थे। और हम जब इतने से थे ना, मैं अपने दादा के साथ ही रहता था। 15-16 साल की उम्र से मैं अपने घर से भी अलग रहता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि मेरे वालिद बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन उनसे मेरी बनती नहीं थी। तो लेकिन दादा मरहूम से बहुत बनती थी। तो मैं इतना सा था जब मैं उनके साथ रहता था, हमेशा वो मुझे अपने साथ ही रखते थे। तो मैं बार बार अपने दादा मरहूम को घर पे आते हुए देखता था, जब हम बहुत छोटे छोटे ही थे। कभी हाथ टूटा हुआ है, कभी पैर टूटा हुआ है, यहाँ प्लास्टर चढ़े हुए हैं, वहाँ प्लास्टर चढ़े हुए हैं। अब किसी से, वालिदा से हमारी या दादी से पूछ के, तो ये अभी मेवात गए थे, अभी ये यूपी गए थे, हकीम सैयद हुसैन साहब उनके साथ, मतलब एक टीम थी पूरी, कि जो जाके मेवात और दूसरी जगह जाके अपने हाथ पैर तोड़वा के आते थे। तो मैं उस ख़ानदान से हूँ, और मेरे नज़र में जमीयत के लोगों की वो इज़्ज़त थी। अब आप लोग समझ सकते हैं, मेवात में उस समय, उस वक्त 70 का दशक शुरू होने के टाइम, या ये समझ लीजिए आप 68, 69, 71, 72 तक, क्यों लोगों के हाथ पैर टूटते थे जाके वहाँ पे जमीयत उलमा हिंद वालों। मैं इन लोगों की वो इज़्ज़त समझता था, तो उस नज़र से मैं इन्हें देखता था। तो अब 2012-13 में शायद इजरायली एम्बेसी बम ब्लास्ट हुआ है। उन दौरान एक हमारे वो भी मरहूम हो गए अब, अहमद पटेल साहब, जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ही थे और मेरे बड़े भाई की तरह थे। मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे। कांग्रेस पार्टी में ही थे, और मैं कांग्रेस पार्टी की तेज़ तलवार था उस समय, उस टाइम तक भी। हालांकि तब तक मैं बहुत विदेशों में भी जाने लगा था। मैं आउटर स्पेस लॉ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ इसरो का ऑफिस है ना आपके यहीं, तो इसरो और दूसरे जो ये हैं, मैं इंडिया का फर्स्ट लॉयर हूँ जो आउटर स्पेस लॉ में एक्सपर्टीज़ इंडिया में लाया। नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन जो है आउटर स्पेस का, मैं तो इन सब चीज़ों में था। अच्छा। तो करबला एक जगह है जोरबाग दिल्ली की, जो शिया कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जो जगहें हैं, वो जोरबाग में है। तो अहमद पटेल साहब उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे, और मैं शीला दीक्षित साहिबा का वकील भी था। तो देखिए मज़ेदारी वाली बात, तो उस केस में गलती से मैं भी आ गया। अब हज़रत अली के लिए मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास लगाव समझ लीजिए, या जो भी समझ लीजिए था। तो अब जब उस केस में मैं आ गया, तो पहले सलमान खुर्शीद साहब का नाम आता था उसमें, मेरे आने के बाद उसमें अहमद पटेल साहब पार्टनर बन गए उनके, ऐसा है। तो वो 50,000 करोड़ की जगह है। तो उसके फ़ौरन बाद एक सैयद अहमद काज़मी साहब काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट थे। तो जिस दिन वो प्रोटेस्ट, हम सब लोग AICC के बाहर, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर होने के बाद AICC के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अहमद पटेल साहब से ये जगह खाली कराई जाए। तो उस दिन एक इजरायली एम्बेसी पे बम ब्लास्ट हो गया। उस समय तो वो मेरे साथ थे। उनके ऊपर जब इजरायली एम्बेसी बम ब्लास्ट का केस लगा, तब उनकी फैमिली ने बोला कि हमारे पास तो बड़े से बड़े वकील हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप करो केस। मैं तब तक ये क्रिमिनल लॉ काफ़ी सालों से छोड़ा हुआ था, मतलब शुरू तो मैंने क्रिमिनल लॉ का ही किया था। तो वो उस केस को मोसाद ने, CIA ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने और स्पेशल सेल ने जॉइंटली इन्वेस्टिगेट किया था। तो बहुत सालों बाद मैंने क्रिमिनल लॉ दोबारा शुरू किया, और उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो UAPA का और टेरर का सबसे बड़ा केस था, उसमें 5 ही महीने में सुप्रीम कोर्ट से जमानत था। तो मैं ओवरनाइट स्टार बन गया, पब्लिक ग्लेज में आ गया। हालांकि मैं कभी भी कांग्रेस के टाइम में भी, और मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी भी रहा, कभी मैं पब्लिसिटी सामने नहीं, मेरा काम मैं चाहता था हमेशा पर्दे के पीछे से ही करूं, ये मेरी ख्वाहिश थी, और मैंने की भी तब तक। तो ओवरनाइट तो मैं स्टार बन गया। ये सारे जमात इस्लामी, ये वो सब, मेरे डिफेंस कॉलोनी में ऑफिस था तब, सब वहाँ पे गए। आप तो वो सलाउद्दीन अयूबी और पता नहीं आज के, और ये और क्या क्या नहीं बोला मुझे, खालिद बिन वलीद, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये सब बोल के, अब मेरी नज़र में आप समझ लीजिए ये लोग कौन थे। तो मैंने कहा हज़रत आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, मैं आऊँगा चल के पास आपके, हम तो गुनहगार लोग हैं, और हमारा फ़र्ज नहीं, हमारे पूरे मुल्क भर में इतने सारे केसेस हैं, और उसमें आपको अब पूरे कौम की रहनुमाई करनी है, और 50-50 हज़ार के मजमे में ले जाके मुझसे स्पीच दिलवाई, यही सब बोल के सलाउद्दीन अयूबी और पता नहीं क्या क्या। तो अब मैं जुड़ गया, जो अब मेरा बचपन से ये जो भी मैं काम करता हूँ, फिर मैं उसमें पूरी ताकत लगा के करता हूँ, रिजल्ट आएगा। अब जब ये केसेस के बारे में
जब मैंने देखा कि ये इतने सारे मुस्लिम और उसके बाद शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल लोगों को भी मैंने देखा कि ये बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं और असल में ये ब्लास्ट जो है किसी और लोगों ने किए और ये बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं, तो तब फिर जब जो मैं जैसा बनाया अल्लाह ने वैसा ही हूँ मैं, तो अब मैं अदालत में जाके पूरे मुल्क में 274 केस एक टाइम पे इन सब लोगों ने आके, और खुद डायरेक्ट भी लोग आ रहे थे, तो 274 केस हो गए और हर अदालत में जाके हर अदालत में झगड़ा। और मैं अपनी बात ही यहीं से शुरू करता था कि मैं ये केसेस इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे इन्हें बरी कराना है, मैं ये इसलिए लड़ रहा हूँ कि असली मुलजिमों को मुझे सज़ा दिलवानी है, और असली मुलजिमों को सज़ा दिलवाने के लिए ये जो साइड है, पुलिस की साइड जो लोग खड़े हैं, उनको इस तरफ लाना है और इनको इस तरफ लाना। इस तरीके से मैंने जब शुरू किया तो आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद कितनी चेंजेस आने शुरू किए, और एक के बाद मौलाना कवि का केस हो या ये जर्मन बेकरी ब्लास्ट का केस हो, ये सब केसेस। और अब जब असली बात फिर ये आई, मैंने ये तय किया कि ये इंडियन मुजाहिदीन मुझे सबूतों से नज़र आया। इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, वो खुद तैयार किया गया है और जिसमें राकेश मारिया का रोल साफ निकल के आ रहा। जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में मैंने हाई कोर्ट में ये पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया बरी कराते हुए। तो इन सब से मेरी बात हो रही थी तब तक मौलाना महमूद मदनी ने जैसे जैसे केस की नौयत आगे बढ़ती थी, और आप समझ लीजिए कितना प्रेशर मेरे ऊपर होगा, अंदरूनी और बाहर वाला भी। तो जब मेरा तो गोल ही यही था ना कि मुझे जो पुलिस के जो रोग एलिमेंट्स हैं पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में, उन लोगों ने असली मुलजिमों को बचा के ये झूठे लोगों को फंसाया है, तो मुझे उन लोगों को बंद कराने का टारगेट था। मेरा कोई बरी कराने का टारगेट सेकेंडरी बन गया, क्योंकि हम जितने भी लोगों की जमानत करा लें, हज़ारों लोगों की, जब तक हम ये डर पुलिस के अधिकारियों में और दूसरे लोगों में नहीं डालेंगे कि अगर आप झूठा फंसाओगे तो आप भी जेल जाओगे, तब तक ये प्रोसीजर ख़त्म नहीं होने वाला। तो जैसे जैसे मैं उस डायरेक्शन में बढ़ता गया, महमूद मदनी साहब ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली अल्लाह ने जो करना था, हिमायत बेग की बहुत बड़ी हम जीते, 5 फांसियाँ और 5 लाइफ सेंटेंस उसके ख़त्म हुए। जीतने के बाद जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे पीछे खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने वहाँ से ऐलान किया अब राकेश मारिया साहब और इनके साथ जो जो लोग भी थे जिन्होंने ये ब्लास्ट कराया, यही लफ्ज़ थे मेरे जिसको हमने साबित किया, अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊँ। तो मेरा मकसद तो वही था ना कि ये टेररिज्म के झूठे केस मुश्तरका तौर पे कैसे ख़त्म होंगे इस तरीके से। तो उसी रात से, अब आप देखिए मज़ेदारी वाली बात, उसी रात से मेरे खिलाफ जमीयत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबारों में खबरें छपवाई कि प्राचा साहब अच्छे आदमी नहीं हैं, ये हमारे केसेस ख़राब कर रहे हैं, और हमने इन्हें निकाल दिया। जो लोग मेरे ऑफिस में आके अपॉइंटमेंट लेके मिले थे मुझसे पहले दिन, अब मैंने अपने ऑफिस को डांट लगाई थी कि ये क्या कर रहे हो बदतमीजी तुम, तो वो रातों रात एक कलर बदल दिया उन्होंने। ठीक है जी, अब मैंने मौलाना महमूद मदनी साहब के पास, ये क्या मौलाना, अरे वो क्या नाम है उनका, वो महाराष्ट्र का, यही नियाज अहमद फारूकी साहब से, उनको बता देना और मैं उनको सज़ा दूंगा इस बात की। प्राचा साहब तो हमारे वो हैं, कायद हैं, ये हैं, वो हैं। फिर 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मैंने 3 हफ्ते गुजरने के बाद फिर कहा मेरा ना वो उस बात को आपने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया। फिर नहीं कैसे नहीं किया, उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो गया। फिर महीना गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मैं बार बार याद दहानी कराता रहा हूँ। अल्टीमेटली कब तक मैं बर्दाश्त करता हूँ। फिर जो एक और नक्शा निकल के, ये अरशद मदनी साहब का, एक नू हरियाणा में 2 राशिद शाहिद नाम के जमीयत उलमा हिंद के ही जो मौलाना थे वो अरेस्ट हुए थे एक झूठे केस में। पाकिस्तान के साथ एक झूठा केस पूरी तरीके से लगाया गया था, वो हमने बरी कराया उन्हें, और उसमें ये फाइंडिंग आई कि इनको झूठा फंसाया गया था। और उनको फंसाने में जब मुझे मेरे हाथों से तोते उड़ गए ये देख के कि उनको उनका नाम देने वाले ही कुछ जमीयत वाले लोग थे। ठीक, अब इसके बाद मैंने लिस्ट देखी ऐसी, और ये पूरा पैटर्न है, ये मेरा इल्ज़ाम है, आएँ और आपके साथ बैठ के यहाँ हम कर लें बातचीत। ये सारे टेरर के केसेस चले कैसे, ये मजलूमों को पकड़ लिया और सब जगह टारगेट भटकल, क्या है, एजुकेशनल हब, सीकर मॉडल IIM का, इंडियन मुजाहिदीन का एजुकेशनल हब, ऐसी ऐसी जगहें जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ताकतवर जगहें थी जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही थी, अपने माशरे को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रही थी मुश्किलों के बावजूद। हर उस जगह का मॉड्यूल बनाया गया, जो पिक्चर निकल के आई सामने मेरी, और ये पूरे सबूत के साथ ये बात बोल रहा हूँ। और काजमी साहब जिनकी मैंने बेल कराई थी वो जाके
इन सभी उलेमाओं से मिल के ये बात उन्हें बोल चुके हैं कि प्राचा साहब ने ये सबूत दिखाएं, आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काजमी साहब भी आपको गवाही देंगे इस बात की, कि इन लोगों के नाम जिसको भी बेगुनाह को पुलिस उठा लेती है, किसी को भी, और उसको लंबी तफसील हो जाएगी किस तरीके से फंसाया जाता है, कैसे टारगेट किया जाता है, फंसाया जाता है। जिस भी इंसान को ये हमारी एजेंसी स्पेशल सेल हो या ATS हो पकड़ती हैं, ठीक, पुलिस उस बच्चे को पीटते हुए ये बताती है कि भाई हम तुम्हें एक अच्छा वकील दे रहे हैं। वो अच्छा वकील जो पुलिस देती है उसके पैसे कौन देता है, ये बताओ, अंदाज़ा लगाओ। ये हमारी जमात ऐसा है। अब ये यहाँ बात खत्म नहीं हो रही है। पुलिस द्वारा ये दिया हुआ डिफेंस काउंसिल, दिफाई वकील पुलिस का होगा, तो जिस तरह की पुलिस है, जिस तरह के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और जिस तरह की प्रेस है, जो माहौल बनता है, और जजेस भी माहौल से बाहर नहीं रह पाते, और जजेस की भी जो अकाउंटेबिलिटी है उसके बारे में तो हम पूरी तहरीक ही चला रहे हैं। इस माहौल में, इस तूफान भरे माहौल में कश्ती का जो नाखुदा होता है ना, अकेला कश्ती चलाने वाला, वो होता है डिफेंस काउंसिल। वो अगर मिला हुआ हो तो आप इसको फुल सर्कल कैसे? इसीलिए जितने भी केसेस में सज़ा हुई है सिर्फ इस वजह से हुई है कि ये वकील जो दिया गया होता है जमीयतों द्वारा, जमीयत पुलिस द्वारा दिया गया, जमीयतों द्वारा फीस दिया हो, वो मुलजिम को क्या बताता है, भाई एक काम करो, तुम्हारे को तो फांसी हो जाएगी, अब तुम्हारी उम्र का वैध हो जाएगी। मैं पुलिस और जज साहब से बात करूंगा, ये जजों का भी नाम लेते हैं, ये वकील जो डिफेंस काउंसिल, तुम्हें 5 साल की 3 साल की सज़ा ख़त्म करा दूंगा। तो ये बेचारे क्या करेंगे, जिनके घर में खाना नहीं है, जिनकी माँ बहनों को कोर्ट के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, दूर से देखने के लिए तरसती थी, जिनको मैं जब इन केसेस में आया तो मैंने सबको अंदर ले जाके, हर स्टेज पे झगड़े हुए हैं, आप जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, हर सिटी में मैंने इन लोगों को इंसानी हकूक़ दिलवाए, इनके माँ बच्चे से मिल सकती थी जाके अंदर, ये काम मैंने किए हैं और मुझे दुख होता है इस बात का। तो जब मुझे ये बात पता लगी कि ये इस साजिश में शामिल हैं, इस सारे सिस्टम को चलाने के, RSS और BJP, पूरे जो RSS के अनासिर हैं वो यही काम कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का केस किसने एक्सपोज करा? बैठा है आपके सामने। तभी पहले मुस्लिम बच्चे ही तो थे मालेगांव में। तो ये सब काम जब इस हद तक लड़ाई होने लगी, तो जब इन लोगों को समझ में आ गया, जो हमारे सामने वाले लोग हैं, कि इस आदमी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, तब ये सारे झुंड बना के मेरे खिलाफ कैंपेन इन्होंने शुरू किया। तब भी चुप रहा मैं, 2 साल 3 साल चुप रहा नहीं, उसी वजह से जिस वजह से आप मुझे बोल रहे हो कि खामोश रहना चाहिए कि तंजीमों का नुकसान हो जाए, मैंने नहीं बोला। लेकिन जब बात सर पानी से ऊपर हो गया, ये किसी भी हालत में तैयार नहीं हुए मेरी बात मानने के लिए, तब मैंने धीरे धीरे करके बोलना शुरू। तो अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? ये काम अभी दिल्ली दंगों में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। दुनिया का कोई वकील कर लो आप, ये प्राचा साहब हैं दिल्ली का दंगों के वकील में, सब केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन मैं करता हूँ जाके, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, और उसके बाद मेरी सेहत जितनी अच्छी है अभी उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने बेहतर दी थी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं बगैर किसी से एक पैसा लिए मैं केस कर रहा हूँ। और ये लोग क्या करते हैं, प्राचा साहब को वकील नहीं करना, जजों से लड़ाई करते हैं, जैसे मेरे जजों से पर्सनल लड़ाई है। लड़ाई तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि सच इतना ज़्यादा अंधेरे में छुपा देते हैं ये माहौल बना के प्रेस और इसमें। तो अल्लाह के शुक्र से दिल्ली दंगों में भी मैं ही एक ऐसा वकील हूँ जो लीड काउंसिल की तरह जो क्रॉस करता है हर केस में, जिसमें मैं वकील भी नहीं होता हूँ मेन। और मेरे सारे जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर आ गए हैं, अल्लाह ने एक को छोड़ के सिर्फ तस्लीम को। इसमें से 10 केस तो ख़राब इन जमत वालों ने किए हैं, ये बता के प्राचा साहब को वकील हटा दो, जज नाराज़ हो रहा है, जज ने मैसेज भेजा है प्राचा साहब को वकील कर लिया तो सज़ा कर दूंगा। ये काम जो हमारे उलमाए सू कर रहे हैं, अब मैं इन्हें उलमा बोलूँ या उलमाए सू बोलूँ बताओ? ये बात मैंने 10 बार इन सबको बताई है, जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट साहब को, इंजीनियर साहब को, नए वाले भी और पुराने वाले भी, और मरशद मदनी साहब को, महमूद मदनी साहब को। अब बताओ अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं बताओ? ये हालात है। और मैं अब भी अगर ये अपना रास्ता दुरुस्त कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, तो मेरी कोई लड़ाई तो इनसे है नहीं। मुझे तो मैंने तो कोई कोर्स भी नहीं किया मौलाना बनने का, तो मैं जमीयत पे कब्जा कर लूँगा। वो क्यों आपसे माफ़ी मांगेंगे? मुझसे क्यों मांगेंगे? मुझसे नहीं, अल्लाह से। मुझसे, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से इस दायरे में आ गया माफ़ी के? इल्ज़ाम तो आप लगा रहे हैं। मैं तो सबूत देना चाहता हूँ ना। आप बोलो, आपके सामने या कोई भी ऐसा इंसान है वो बैठ जाए। मैं नहीं चाहता कि ये सबूत आवाम के सामने भी जाए, क्योंकि जो अभी मैंने बोला है सच जो है उससे बहुत घिनौना और डरावना है।
उनसे तंजीमों का नुकसान होगा। तो कर लें, बैठ के आप तय कर लें और फिर आप जाके खुद बता दीजिएगा प्राचा साहब ने ये बोला इस मीटिंग में और उन्होंने ये बोला। मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, क्या उनमें से कोई भी अकेले अकेले या एक साथ कोई भी ऑफर करना चाहता है? मैं जमात इस्लामी की भी आपको कहानी बता दूंगा अभी, किस तरीके से जमात इस्लामी ने एक आदमी मेरे ऑफिस में प्लांट कराया मेरे राज लेने के लिए। मैंने उसे अपने ऑफिस से निकाला, अब वो मेरे बारे में पूरी दुनिया बदतमीजी करते घूम रहे हैं। किस तरीके से हिट जॉब अभी दिल्ली दंगों में जमात इस्लामी के एक जो वो हैं, क्या नाम है, नदीम साहब, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर्ष मंडल साहब को बुला के मेरे बारे में झूठ बात कराई गई। लेकिन क्योंकि वो मेरा एक क्लाइंट रहा है, मैं तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूँ। तो ये, लेकिन आपके सामने बुलाए ना, तो आप फैसला कर लें। आप पूरे बेंगलोर सिटी के जो भी मौजूद लोग हैं बैठ लें, वीडियोग्राफी बना लें, आपका मन करे तो रिलीज़ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि ये सब बातें मंजर आम पे आएँ, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी है कि जब तक ये लीडरशिप रहेगी, हम गाड़ी में बैठे हैं हम केरल जाने की, हम असम कैसे पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। इन लोगों को अगर हम सिर्फ पैसा देना बंद कर दें, हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेरा ये मानना। मुझे पैसा तो लेना ही नहीं, मैंने अभी तक नहीं लिया, आगे भी नहीं लेना चाहता। मैं नहीं लेना चाहता किसी से पैसे, और केस मैं करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है, जितनी ताकत दी है। सड़क पे भी लड़ता रहूँगा। और जो असली मुद्दे हैं इस देश को ठीक करने के, जो ये पेपर बैलेट का मुद्दा है, जो सबसे अहम है, सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है, वो भी लड़ता रहूँगा। पूरे देश के लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं। ये हमारे जो उलमाए सू हैं, ये मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं। मैं लात मारने वाला घोड़ा हूँ, घोड़ा तो हूँ ना, 100% रिजल्ट तो आ ही रहे ना अब तक मेरे, लात मार रहा हूँ। चलिए, तो अगर ये इतने ही दयानतमंद हैं और ये अपने आप को उलमा कहते ही हैं, तो उलमा को इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि लात मारने वाला घोड़ा है, लेकिन जो हमारा काम है तेज़ दौड़ के कर देगा। तो आ जाए, काम ही करा लें उससे, पैसे लूँगा नहीं। कपिल सिब्बल साहब को अरशद मदनी साहब बताते हैं 5-15 लाख रुपए हर पेशी पे देते हैं हम उनको, उनकी फ़ीस होती है। मैं एक पैसा नहीं लूँगा और मेरा 100% रिजल्ट है और उनका 0 है। और बताओ क्या कहूँ मैं? कपिल सिब्बल से कोई ज़ाती दुश्मनी है आपकी? नहीं, मेरे दोस्त थे, अब तो नहीं रहेगी दोस्ती, क्योंकि मैं अब ये बोलने लगा हूँ। और वो बोलने भी क्यों लगा हूँ? इसकी वजह से, सच्चाई और इंसाफ की वजह से, कि वो हमारे सारे केस हरवा रहे हैं। मैं क्या करूँ? रिजल्ट बोल रहा हूँ ना, मैं जिताएं तो बताएं, मैं बताता हूँ ना फिर उन्हें। मेरी कौन सी लड़ाई है? मैंने तो उनके इलेक्शन में काम किया है, 2 इलेक्शनों में मैंने उनको जिताने में काम। सच बोल करके कौम का नुकसान करवा रहे हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं कपिल सिब्बल साहब के 2 इलेक्शन में मैंने जो है ना शीट एंकर रोल प्ले किया है, चांदनी चौक के इलेक्शन में भी और जब वो साउथ दिल्ली से लड़े थे। और बताओ, तो मेरी किसी से, मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी कपिल सिब्बल साहब से कोई लड़ाई नहीं। वो तो ये सोच रहे होंगे पागल हो गया ये। अब मैं सच में पागल हो ही गया हूँ, क्योंकि ईमान मुझे इजाज़त नहीं दे रहा ना इस बात की। वो मेरा कितना जुडिशल सिस्टम में नुकसान करते होंगे, आपको अंदाजा है? कपिल सिब्बल साहब, मैं उनका नाम डरते हैं लोग उनका नाम लेने से। कितने जज उनके जानने वाले हैं, वो मुझसे मेरे दूसरे केसेस में भी नाराज़ होते होंगे। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? पागल हूँ मैं? पागल हूँ क्या? मुझे कपिल सिब्बल साहब की जगह लेनी है क्या? मुझे मौलाना भी बनना है, साथ साथ मुझे कपिल सिब्बल भी बनना है। वाह वाह, मतलब मैं हूँ क्या? मैं भूत हूँ क्या? या दूसरा इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है मुझे सच बोलने की ज़रूरत महसूस हो रही हो, मैं बोल रहा हूँ। मुझे क्या लेना है कपिल सिब्बल साहब से या इनसे? उनकी लाइन अलग, मेरी लाइन अलग, कपिल सिब्बल साहब की भी और इनकी भी। तो अब आप पूछो किसके बारे में पूछना चाहते हो, और ये मेरे बारे में बताएं, मैं बताता हूँ किस बारे में। अब तो वक्त लंबा हो चुका है, दोबारा बुलाना पड़ेगा आपको। जब भी बोले मैं बताइए। मेरी लॉ फर्म, जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड हुई है ना, हमारी लॉ फर्म, अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा ना, वो लगता है कि अब ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वाला लॉयर ही है। हमारी लॉ फर्म फूड लॉज में कंट्री की टॉप लॉ फर्म थी, अब थी हो गई क्योंकि अब तो बिखर गई। जिस बिखर नहीं गई है, मतलब लोग डरने लगे ना। मेरे जो जेन्युइन जैसे क्लाइंट थे, FSSAI जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड चल रही थी ना, मैं तो टेंडर से जीतता था ना ये सारे, मतलब मुझे कोई किसी ने अपॉइंट थोड़ी किया, टेंडर होता था उसमें, मैं टेंडर में जीतते थे, बिकॉज वी आर द बेस्ट फर्म्स। तो रेड के दौरान मुझे ईमेल आई FSSAI से, यू हैव बीन रिमूव्ड। अब मैंने ये बातें बताई किसी को? बताओ आप मुझे। तो अंबानी, मैं इसमें खुश हूँ ना, अंबानी जी भी एक जहाज़ में चलते हैं, अडानी साहब भी चलते हैं, यूसुफ लुलू भी चलते हैं। वो बड़े जहाज़ में अकेले जाते हैं, मैं 300 आदमियों के साथ जाता हूँ।
बढ़िया गाड़ी, वो थोड़ी मुझसे बेटर गाड़ी में है, मैं भी गाड़ी में हूँ। कपड़े तो बराबर के ही होते हैं। अब तो थोड़े मैं बाहर जा ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी मेरे पास नहीं। मेरे ऊपर तो केस बताओ लग गए, डकैती का केस लगा हुआ है मेरे ऊपर। अच्छा, ये लगवाया अहमद पटेल साहब ने। और बताओ आप, मुझे क्या मिल रहा है? पासपोर्ट नहीं है मेरा मेरे पास, मुझे क्या मिल रहा है? ये कोई हमारे उलमाए सू ऐसे हैं जिनको रोक लिया गया हो, जो इतनी तकलीफ में हो, जिनको रेड के दौरान जिनका एक मेजर पोर्शन ऑफ वर्क छीन लिया गया हो, और वो उफ ना कर रहा हो आदमी। लेकिन मुझ में कमी ढूंढनी है, ये नहीं ढूंढना कि हाँ भाई ये कड़वा आदमी है। और कड़वा भी तो अभी हुआ है ना, शुरू में तो नहीं था ना। कितनी गुजारिश की थी, अब ये सारे उलमाए सू याद कर ले, मैं कितनी इनसे हाथ जोड़ जोड़ के गुजारिश करता था, याद करो वो दिन कि मौलाना ये क्या हो रहा है, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, क्या हो रहा है, ये आपको भी नहीं छोड़, याद आ रहे हैं आप, याद करो वो दिन। अब ये तो होना ही था ना, ये होना ही था, बस ये समझ। नाज़रीन में वक्त लंबा हो चुका है और जनाब महमूद पराचा साहब के पास तो बहुत सारी बातें हैं। जाहिर सी बात है कि गुज़श्ता कई सालों से, बल्कि 20 सालों से वो जो है वकालत के फील्ड में हैं और मुख्तलिफ़ केसेस, बल्कि सैकड़ों केसेस के जो है वो जीत भी चुके हैं। जाहिर सी बात है बाद में अदमन हुई तो वो मुतनाज़ शख्सियत बन गए। उसके बाद कुछ अहम शख्सियात को उन्होंने तनकीद की तो मज़ीद मुतनाज़ बन गए। बहरकैफ सीधी बात है, यहाँ से हर एक को जो है अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका देते हैं। मज़ीद कुछ और भी बातें हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि इनसे जो सवालात किए गए, उन्होंने जो जवाब दिए हैं उस पर सीधी बात पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हो, ऐसा नहीं है। हम लेकिन मैदान सबको देते हैं ताकि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। अगर हम में कमियाँ हैं तो उसको दूर कर सकें, अगर नहीं है तो फिर वापस उनको सवाल किया जा सके। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।